24 जनवरी। 3 आर्टिकल्स हिंदू के हैं, एक एक्सप्रेस का। फॉल्स डायकोटमी। देखो, जैसे मान लो किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज में इतनी सारी सीट्स हैं, उनमें से लेट अस से 85% सीट्स उस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। बाकी बची 15% सीट। ये 15% सीट है ऑल इंडिया कोटा। इसमें ऑल इंडिया, पूरी इंडिया से कोई भी स्टूडेंट्स इसमें इन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सीट्स हैं 15%, इन सीट्स में SC ST को तो कोटा मिलता था। विद इन दिस 15% SC ST को कोटा मिलता था, लेकिन OBS और EWS को नहीं मिलता था। पिछले साल जुलाई में सरकार ने OBS और EWS को भी इसी 15% के अंदर कोटा दिया। किसी ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि भी सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है ये कोटा देके। तो यहाँ पे एडिटोरियल में सिंपली बात कही गई है कि देखो, एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होती है ना, जो रिजर्वेशन वाला डिबेट होता है हमेशा से कि मेरिट के बेसिस पे सारी सीट्स होनी चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोई स्टूडेंट एग्जाम में उसके नंबर आते हैं, तो वो नंबर सिर्फ उसके हार्डवर्क के बेसिस पे नहीं आते, बल्कि उसके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे भी आते हैं। आप इसको सिविल सर्विस में देखो कि आपके IAS के एग्जाम में CSAT का पेपर होता है। जनरली हम लोग कहते हैं ना कि जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से होते हैं वो CSAT में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है कि उनके घर में कितने पैसे थे, पेरेंट्स के पास कितने पैसे थे, बात सिर्फ पैसे की भी नहीं होती है। बात होती है, मान लो वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो बचपन से ही उनका जिस स्कूल में पढ़े हैं वो, उस स्कूल में मेरे मे बी मैथ्स और इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाया जाता था। एंड अल्टीमेटली CSAT में मैथ्स और इंग्लिश ही होता है। तो जो बच्चों का बचपन से ही बेस कमज़ोर रहा है, उस बच्चे की तो गलती नहीं है ना। वो जिस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आया है उसकी सजा उसको अब भुगतनी पड़ रही है। तो ये सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड काफ़ी मैटर करता है, एंड ये चीज़ आपके नंबरों में रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए नंबर सिर्फ हार्डवर्क के बेसिस पे नहीं होते, इन बेसिस पे भी होते हैं। इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस तरह की इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए ज़रूरी है रिजर्वेशन जैसी चीज़ें। क्योंकि एक कंसेप्ट होता है फॉर्मल इक्वालिटी का। जैसे कि आप ये पहले वाली फोटो देखो, आपने फॉर्मली कहा भाई ये एक चैलेंज है कि आपको वॉल के उस तरफ देखना है। उस चैलेंज के लिए आपने 3 लोगों को सेम चीज़ प्रोवाइड करी है, सेम स्टूल प्रोवाइड करे हैं। लेकिन यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से एक बच्चा छोटा है, वो नहीं देख पाएगा। तो ऐसी इसको कहते हैं फॉर्मल इक्वालिटी। आपने फॉर्मेलिटी के लिए इक्वालिटी कर दी, बट इसका कोई फायदा नहीं है। देयर शुड बी सब्सटैंटिव इक्वालिटी। आप ये देखो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कोई बच्चा अगर पीछे पिछड़ गया है तो हमें उसकी एक्स्ट्रा हेल्प करनी चाहिए। 2 स्टूल लगा दिए जैसे हमने यहाँ पे, तो दैट इज सब्सटैंटिव इक्वालिटी। अ स्टेलर पॉलिसी। ये वही बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई स्टेट कितनी जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह देगा, उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग होगी। तो इस आर्टिकल में बात कही गई है कि देखो, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हम एसेस करते हैं कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंचेगा, एंड हम उसके रेमेडियल मेजर्स वगैरह लेते हैं ताकि उससे जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। अब जो कमेटी ये काम करती हैं, उस कमेटी में कुछ होते हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स एंड कुछ होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में इन कमेटीज में जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की पोस्ट है वो वेकेंट है। तो इसलिए मैक्सिमम जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स द्वारा लिए जा रहे हैं, और उनको ब्यूरोक्रेट्स को ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन नहीं है ये पता करने में कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। वो काम एक्सपर्ट्स का है, और एक्सपर्ट्स है नहीं। तो अगर सरकार चाहती है कि ये कमिटीज़ जल्दी जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दें, जल्दी जल्दी काम करें, जल्दी पता लगाएं कि इस प्रोजेक्ट से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ताकि प्रॉपर मेजर्स लिए जा सकें एंड फाइल आगे बढ़े, तो अगर सरकार को ऐसा करना है तो सरकार को एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए। सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी स्टेट्स में जो कमिटीज़ हैं, उन कमिटीज़ में एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की वैकेंसीज को भरा जाए जल्दी से जल्दी, ताकि ये कमिटीज़ अपना काम अच्छे से और तय सही टाइम से कर पाएँ। लेकिन ये जो असली प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की जगह सरकार ने क्या कर दिया, एक रैंकिंग निकाल दी। सरकार ने सिंपली देखा भाई ये कमिटीज़ टाइम लगा रही है रिजल्ट देने में, तो इनकी रैंकिंग निकाल दो कि कौन कितनी जल्दी फाइल आगे बढ़ाएगा। ब्यूरोक्रेट्स तो कर देंगे वो काम, फाइल आगे बढ़ा देंगे ओके करके, बट फिर अल्टीमेटली डैमेज एनवायरनमेंट को होगा। तो रूट कॉज देखना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो किसी प्रॉब्लम को, तो उसका रूट कॉज देखो। सरकार यहाँ पे रूट कॉज नहीं देख रही है। बजटिंग फॉर द एजुकेशन इमरजेंसी। 2 साल से स्कूल बंद है, तो बच्चों की पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ा है।
उसी को हम बोल रहे हैं एजुकेशन इमरजेंसी। अब स्कूल खुलेंगे तो सरकार को स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए बच्चों की एजुकेशन लेवल अच्छा करने के लिए। जैसा हमें कुछ डेटा दिया गया है कि इंडिया में कई स्टेट्स में उस स्टेट जीडीपी का जस्ट 2.5 से 3% ही हिस्सा स्पेंड होता है एजुकेशन के ऊपर। कंपैरिजन किया गया है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज अपनी जीडीपी का 4.3% स्पेंड करती हैं एजुकेशन पे, और हमारे यहाँ के स्टेट्स उतना परसेंटेज भी नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने बजट्स में एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। ठीक है, एंड स्पेशल फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? जो पैसे खर्च कर रहे हैं, स्पेशल फोकस होना चाहिए पुअर एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन पे। क्योंकि 2 सालों में जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने फिर भी ऑनलाइन क्लासेस करी हैं, कुछ सीखा है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो 2 साल से बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा पाए हैं, कुछ नहीं सीख पाए हैं वो लोग। उनकी जो बेसिक स्किल सेट है वो भी खत्म हो गया है। इसलिए सरकार को पैसे तो ज़्यादा खर्च करने चाहिए, लेकिन किस एरिया में करने चाहिए वो भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और एनरोलमेंट ड्राइव लगानी चाहिए फिर से कि बैक टू स्कूल, चलो फिर स्कूल चलें। इस तरह का कोई कैंपेन लॉन्च करना चाहिए। जस्ट बिकॉज स्कूल खुल जाएंगे डज नॉट मीन कि बच्चे अपने आप वापस आ जाएंगे। बच्चे 2 साल से घर में खाली नहीं बैठे हैं। वो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ काम धंधा का शुरू कर दिया होगा, पेरेंट्स ने उनको कहीं पे लगा दिया होगा, किसी दुकान पे किसी और काम में लगा दिया होगा। तो यू नीड टू पुश देम कि वो काम जो आप कर रहे हो उसको छोड़ो, स्कूल आने जाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनके लिए वही पुराना करिकुलम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी बेसिक स्किल्स ही भूल चुके हैं। तो करिकुलम में कुछ चेंजेस होने चाहिए, स्पेशली लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पे फोकस होना चाहिए। चाहो तो स्पेशल वीकेंड क्लासेस लगाओ, चाहो तो वेकेशंस कम कर दो। एंड स्पेशल फोकस होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो भी पढ़ाई होती है, किस क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है, वो किताबों पर डिपेंड नहीं करता, वो टीचर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग की भी इस समय ज़रूरत है। द इंडिया शेडो। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट उनसे कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। पाकिस्तान अपनी आदतों से मजबूर है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि इस सिक्योरिटी पॉलिसी से कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसमें 2 चीज़ें हमें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात तो ये कि अभी तक पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी रही है कि टेररिज्म को प्रमोट करो, ठीक है ना, रीजन में अपना दबदबा बना के रखो, इस तरह की हरकतें जो करता है पाकिस्तान, वो चीज़ें अब आगे सस्टेन नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसकी इकोनॉमी में अब इतना दम नहीं बचा है कि वो इन चीज़ों को सस्टेन कर पाए। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आती है कि वहाँ की इकोनॉमी की हालत सच में बहुत बेकार है। दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि पाकिस्तान ने क्योंकि अपनी पॉलिसी में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं अच्छी, डैट मीन्स पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि इंडिया के साथ अगर पीस मेंटेन किया जाए उससे पाकिस्तान को खुद को फ़ायदा है, ये पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा अगर वो इंडिया के साथ लड़ाई ना करे तो। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा हमें भी है। अगर पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर पे, ठीक है ना, सारी चीज़ें थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, वहाँ पे ज़्यादा गहमा गहमी नहीं रहेगी, तो हम चाइनीज़ चैलेंज की तरफ ठीक से ध्यान दे पाएंगे, दो की जगह एक ही दुश्मन पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। डिड यू नो, एंशियंट टाइम से ही वर्ल्ड में जितने भी डायमंड्स मिलते थे लगभग सारे इंडिया से आए थे। ये बात और है कि 1866 में जब साउथ अफ्रीका में डायमंड्स पाए गए तो वहाँ पे डायमंड माइनिंग काफ़ी बड़े स्केल पे हो गई, और अब इंडिया में कोई सब्सटैंशियल डायमंड माइनिंग नहीं होती है। होती है बट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लेवल पे। रोज़ यूट्यूब पे एडिटोरियल्स के नोट्स आएंगे, संडे को वीकली एक्सप्लेन्ड आएगा पूरे हफ्ते का। थोड़ा इसमें डिले हो रहा है, पहले हम एडिटोरियल्स को डेली डालने की आदत डाल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ भी रेगुलर हो जाएगी। फरवरी के फर्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली मंथली मैगजीन आ जाएगी, एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स मार्च में शुरू होगा। ये जो डेली वीडियो आती है ये आपकी हेल्प करने के लिए है, ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर में और इन एडिटोरियल्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ। देखो, एडिटोरियल में कुछ चीज़ें होती हैं समझने वाली, ठीक है, जो आपको एज ए ह्यूमन या एज ए फ्यूचर ब्यूरोक्रेट समझ में आनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद उस एडिटोरियल को पढ़ो। सिंपल सी लैंग्वेज होती है, आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जो आपको एग्जाम में लिखने के काम आ सकती हैं।
तो मैं आपको यहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं, ताकि आप इन चीज़ों को पीडीएफ को नोट अपने पास सेव करते रहो और एग्जाम से पहले इनको रिवाइज कर पाओ। तो यहाँ पे फोकस एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन टू बी अ गुड ब्यूरोक्रेट जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर को खुद भी पढ़ो। चाहो तो पहले ये नोट्स पढ़ लो, उसके बाद बेशक एडिटोरियल पढ़ो, जैसे मर्जी करो, बट एडिटोरियल्स को पढ़ो जरूर। न्यूज़पेपर में जो बाकी न्यूज़ आती है उनको भी पढ़ो जरूर। डोंट इग्नोर द न्यूज़पेपर। ये वीडियोस न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट नहीं है।